इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। प्रीतम भाई राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने हमारी राम दोनों राम। की राम राम। धर्मवीर भाई जी प्रीतम भाई, आजकल तो चश्मे ते ही पछाड़ना पड़े है, वो सारा दिन ही ढके रखा है भाई ये जो ढक रखा ना, तो आप बच भी रहे हैं। हाँ, अरे इसमें तो कोई बोर की बात नहीं प्रीतम भाई, कि बीमारी ऐसी है कि इसमें तो जितना बचाव हो जाए उतना ही बढ़िया। सस्ती बीमारी है, कोई महंगी ना है। ये ढक के रखो और अपना हाथ धोए जाओ, क्या बस। दिक्कत है इसमें? भाई जब जरूरत समझे कि भाई मैंने कोई गलत चीज़ का हाथ लगा दिया या उसके यहाँ से वायरस आ जाएगा, तो हाथ धो लो। और मुंह पे अपना भाई कपड़ा, कोई भी कपड़ा, रुमाल लगा लो, कोई गमछा लगा लो, कोई मास्क लगा लो, जरूरी है और अपनी बेहतरी के लिए है। ठीक बात है। तो प्रीतम भाई, आज के कार्यक्रम में हम क्या लेकर आए हैं भला? आज जो ब्यात आए हमारे पशु हैं, उनकी देखभाल ब्याने से पूर्व क्यों कर करें, ब्याने के दौरान क्यों कर करें, एक तो यह चर्चा है जी। दूसरी चर्चा है तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। ये तो आपने दोनों ही ऐसे सवाल उठाए हैं कि जो समसामयिक सवाल हैं, मौके की बातें हैं, क्योंकि सर्दियों में आपने पता डांगर खूब ब्याह है। तो फिर आप पहले पशुओं की ही बात क्यों ना कर लें प्रीतम भाई। तो पशुओं के बारे में तो आपने पता है भाई, जिन्होंने पशु पाल रखे हैं तो चुकसाई तो देखो ब्याने से पहले भी रखनी पड़ेगी पशु की, और ब्याने के दौरान भी रखनी पड़ेगी, और ब्याने के बाद भी रखनी पड़ेगी। लेकिन वो तो गैबन होते ही चौकसाई चालू हो जाए। हाँ, और जैसे ये है ना प्रीतम भाई, कि जैसे ब्याने से जब पशु 5-6 महीने का गैबन हो, फिर गर्भ में बच्चे के विकास के लिए उसको खुराक दे देनी शुरू करनी चाहिए जी। कह लो कि 20 किलो दाना अतिरिक्त रूप से शुरू कर देना चाहिए, यानी कि जितना हम दे रहे हैं खुराक उसको जी, उससे 20 किलो और बढ़ा दें। हाँ, प्रतिदिन की बात करें तो 2 किलोग्राम दाना अतिरिक्त जो है उसको देना शुरू करना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में भाई हरा चारा, खनिज मिश्रण और सादा नमक नमक जरूरी है जी। इससे हमारे पशु को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और भाई काम की बात, गैबन होने की तारीख लिख के रखें। हाँ, जब पशु जिस दिन गर्भाधान करावें तो उसको कड़ी कागज पे कापी पेन से लिख लें, तो उसमें यह है कि फिर पशुपालक भाई को अंदाजे से भी ये पता लग सके कि हमारे पशु का ब्याने का सही टाइम क्या है। जी। और भाई पुराने आदमी जुकर हैं, लिखना नहीं चाहते कई बार या लिख नहीं पाते, उसके लिए भाई किसी भी चीज़ से उसने जोड़ लें कि भाई नए साल से इतने दिन पाछे था या पुराने साल के इतने दिन रह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर जो ऐसा है प्रीतम भाई, जैसे ब्याने से पहले की अवस्था है पशु की, तो फिर ऐसी हालत में जब ने देख लिया कि भाई पशु अब भाई ब्याने के नज़दीक है जी, तो फिर पशुपालक भाइयों को चाहिए कि फिर ऐसे पशु को जो दूसरे पशु हैं उनसे दूर करते हैं, अलग करते हैं जी। और जहाँ उसको रखे फिर गर्भित पशु को या ब्याने वाले पशु को, तो उस जगह की साफ सफाई करें, उसमें संक्रमण ना हो, ऐसी जगह में साफ सुथरी हो, और उसका जो बिछौना है वो सूखा हो, मुलायम हो। तो इन चीज़ों का भी पशुपालक भाई को
ध्यान रखना चाहिए। एक ध्यान धर्मवीर भाई और भी रखना पड़ेगा उड़े ब्याते टाइम कि पशु बाड़े में जहां भी पशु बांध रखा है उसकी आगे की जो जगह है वो नीचे और पीछे कानी की जगह जो है ऊंची रखनी चाहिए, ताकि जो बच्चेदानी बाहर आने की समस्या कई बार पशु में आ जाए है तो वो ना हो। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो बात आई कि भाई पशु जो है, फिर ये भी है कि कई पशु प्रीतम भाई बहुत दूध देवें या कई पशु पहली बार ब्याह रहे हैं, तो ऐसे जो पशु हैं जो दूध ज़्यादा देवेंगे या देने वाले उनकी नस्ल है ज़्यादा दूध देने वाली, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे पशु जो हैं वो जो मिल्क फीवर है या दूध की जिसने बुखार कह दें उससे प्रभावित हो सकें, तो उसके बचाव के लिए पशु को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में हर रोज़ आहार में उनको खनिज मिश्रण के माध्यम से कैल्शियम ज़रूर देवें, और साथ ही ब्याने से 1-2 हफ्ते पहले विटामिन डी की जो पर्याप्त मात्रा पशु को मिलनी चाहिए उसको देनी शुरू कर देनी चाहिए। आपने बताया कि खनिज मिश्रण जिसमें कैल्शियम हो और विटामिन डी 1 से 2 हफ्ते पहले ब्याने से। साथ ही भाई ब्याने से लगभग 40 दिन पहले दूध उसका निकालना भी बंद कर दें, घना लालच ना करें, अन्यथा पशु जो है ब्याने का समय उसका बढ़ जाएगा और पशु हमारा कमजोर भी हो जाएगा। 40 दिन पहले उसको छोड़ दें। बिल्कुल ठीक बात कही। कई पशु तो मतलब ना भी वो बेचारे नाटते ही नहीं, देते रहे घना शुद्ध आदमी हो कई बार उसके तो उस शुद्ध का फायदा ना उठावें क्योंकि फिर उसमें फिर पशु को भी दिक्कत आओगी और पशुपालक भाइयों को भी दिक्कत आएगी जी। एक और बात प्रीतम भाई कि जब पशु ब्यावे तो ब्याने के दौरान वो क्या करेगा, लक्षण दिखावेगा, कम खाना शुरू कर देगा है, और तोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा पशु का, पशु बेचैनी दिखावेगा, योनि का आकार बढ़ जाएगा, बार बार उठे बैठेगा पशु, और प्रसव पीड़ा के कारण जो है उसके क्योंकि जो ब्याने की जो एक अवस्था है उसमें पशु को जब दर्द होगा तो उसको बेचैनी होना भी लाजमी है। तो फिर इस समय पे पशु से दूरी भी बनानी है जी, और उस पे नज़र भी रखनी बहुत ज़रूरी है जी। नज़र रखें भाई, और थोड़ा सा वो जो है बेचैन ना हो आपके देखने से, थोड़ा नज़र छिपा के भी नज़र रखनी चाहिए। और ब्याने के दौरान आमतौर पे 2 से 3 घंटे का समय लगे है, पहली बार ब्याने में ये समय ज़्यादा भी हो सके है 4 से 5 घंटे का, तो उससे सुरक्षित दूरी बना के उसका निरीक्षण करते रहें। और जैसे ही भ्रूण के बाहर निकलने की अवस्था आवे उस वक्त भी ध्यान रखें, और पहले पानी की थैली बाहर आवेगी जिसके फटने पे बच्चे के दोनों पैरों के खुर और मुंह पहले बाहर निकलते दिखेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है प्रसव की, और सामान्य स्थिति के प्रसव में किसी ढाल के दूसरे लक्षण दिखने या फिर अन्य प्रकार बच्चे के बाहर आने की स्थिति में कोई भी दिक्कत हो सके है। ऐसी अवस्था में जो असामान्य लगे तुरंत पशु चिकित्सक की मदद लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जब समय ज़्यादा लग रहा हो ब्याने में पशु को तब भी, और अगर आपको लगता है पशुपालक भाइयों को कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है पशु को, या कोई बात पशुपालक भाई की भी कई बार समझ में नहीं आती, चाहे बेशक उनको 10-10 साल हो गए हो पशु पालते, तो फिर ऐसी हालत में देरी ना करें, तुरंत पशु चिकित्सक को बुला लें जी। फिर आती है बात भाई कि पशु ब्याह गया, तो ब्याहने के तुरंत बाद माँ से बच्चा जो है पैदा होया उसको जन्म के बाद से बच्चे की साफ सफाई करें, शरीर की नाड़ को और उसकी सुंडी से अलग कर दें, 4-5 सेंटीमीटर नीचे से साफ धागे से बांध के, और उसके नीचे फिर जो संक्रमण से रहित ब्लेड, यानी कि उसमें कोई साफ ब्लेड हो, नया ब्लेड हो, या फिर कैंची ले लें, साफ कैंची, तो उसको काटें और कटे हुए भाग पर टिंचर आयोडीन लगावें, और इस तरीके से उसकी जो नाड़ को नाभि से काट के 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे से, और फिर साफ धागे से बांध लें। और भाई जन्म के 30 मिनट के भीतर बच्चे को पहला दूध जरूर पिलाएं, इससे बच्चे में बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होगा, और आम परिस्थिति में बच्चे के जन्म के 5 से 6 घंटे में जेर पशु घेरते हैं। यदि 6-7 घंटे तक पशु जेर नहीं डालता फिर असामान्य बात होगी, हाँ। और असामान्य होगी तो कटे जाना है। फिर
डॉक्टर की सलाह लेवें, डॉक्टर को बुलावें, हाँ। जैसा डॉक्टर साहब फिर बतावें, जी। फिर अगली कार्रवाई डॉक्टर साहब की अनुसार ही करें। जी। फिर जहर जैसे गिर गई, डांगर ने जहर गिर दी, तो जहर को पशु बाड़े से तुरंत हटावें, कहीं ऐसा ना हो कि पशु खा ले। और पशु को जो हल्का गुनगुना पानी पिलाना चाहिए, और जहर को पता है पशुपालक भाइयों को कि फिर जमीन में दूर ले जाके दाब देना चाहिए। जी। और एंटीसेप्टिक मिला के साफ गुनगुने पानी से पशु के शरीर को साफ करें। पशु के शरीर के पिछले हिस्से में सरसों या नारियल तेल से मालिश करें। जी। सीरा या फिर खांड में नमक चोकर मिला के पशु को देने से भी उसको ऊर्जा तुरंत मिलती है। पशु के दूध के दोहने में भी सावधानी रखें। पशु के दूध को धार काटने में भी मतलब सावधानी रखनी है जी। और पशु के ब्याने के बाद जो पहला दूध है उसको जैसे अब निकालेंगे तो उसको अच्छे से निकालें, साफ करें। इससे क्या होगा कि थनों में की जो है वो सफाई हो जाएगी, जी। रुकावट साफ हो जाएगी। और अधिक दूध देने वाले जो पशु है ना प्रीतम भाई, जी। उनका सारा दूध एक बार में कभी भी नहीं निकालना चाहिए। थोड़ा छोड़ देना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर क्या है कि ये जो मिल्क दूध वाला फीवर है, जो बुखार दूध है। का बुखार है, जी। इसकी संभावना बढ़ जाती है। जी। और अगले दिन से फिर अपना पूरा दूध निकालना शुरू कर दें पशुपालक भाई। और भाई जो बात तो उसके बयाने से पहले थी वो भी लागू है। पशु को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस युक्त आहार और खनिज लवण जरूर दें। पशु को जो है दूध उतारने वाले भी सुपाच्य पोषक आहार जैसे गेहूं का चोकर, जई, अलसी का दाना, यो भी भाई देते रहें। और जो ये दाना मिश्रण है इसकी मात्रा जैसे जैसे दूध बढ़े वैसे वैसे इसकी भी मात्रा बढ़ा दें। तो पशुपालक भाई जो हैं इन बातों का ध्यान रख करके अपने पशुओं से और पशुधन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। जी। तो इन भाइयों का करा दें मनोरंजन। हाँ जी। और सुनाओ भाइयों को एक रागनी। नशे विषय में मस्त रहे, सुख की निंद्रा सोते देखे, सतवादी सतपुरुष भूख में जिंदगानी खोते देखे। MA BA पढ़े लिखे बोझा सिर पे धोते देखे, महालंठे अनपढ़ गवारे कुर्सी सीने होते देखे। फूड़ जमे 20 एक ना हेरा भाई, फूड़ जमे 20 एक ना यत्र से चतर नाई क्यों हे भगवान तने
शुद्ध स्वतंत्र संतोषी सब कष्ट और विपत्ति भर के देखे डूबे सुने तैराक बलि कायर के हाथ मरते देखे चालबाज बदमाश मलंग से बड़े बड़े डरते देखे शील संत और साधारण का न्यूम खोल करते देखे शील संत और साधारण का सब कर्म खोल करते देखे बड़े बड़े साहूकार करे बड़े बड़े साहूकार करे ये दाता करे भिखारी क्यों है भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी के मरते पत्ते बिखरे बैठे कोई तुम्हारी क्यों हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी देखे कोई निर्गुण गुणवान बने कोई निर्गुण गुणवान बने कोई साहूकार कोई नंग करया कोई रोवे कोई सुख ते सोवे कहीं सोग में रंग करया ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन ये फिर भी ऐसा ये ढंग करया ये कोई खावे कोई खड़िया लखावे ये सर्व सुखी कोई ये तंग करया कोई खावे कोई खड़ा लखावे सब सुखी कोई तंग करया कोई निर्बल कोई बलि बना दिया हे राजा कोई निर्बल बलि बना दिया ये कोई हल्का कोई भारी क्यों हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी कोई भूल के मरते पलते करे बैठे तुम्हारी क्यों हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी देखे जीव के दुश्मन जीव रचे जीव के दुश्मन जीव रचे क्यों सिंह सर्प और सूरत ने संबल वृक्ष किया निष्फल केले में रचा कपूरत ने कोयल का रंग काला कर दिया बुगले को दे दिया ये नूरत ने सागर टिड्डे बेरज में कर दिए ये कबूल करे अंगूर तने सांगर की नंबर जमा कर दिए वो कबूल करे अंगूर तने बुद्धू कन्नो ये गोबड़ के आड़े बुद्धू कन्नो गोबर के अंदर रे हरि केस पटवारी को हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया सारी उठे मरते करे वो के सवारी क्यों हे भगवान तने नकारी बैठी दुनिया और भाई ये थे वेद प्रकाश कौशिक और साथी भूखे मरते भगत देखे। ये लोकगीत आपने सुना। तो मेरे भाई मौसम की भी बात करें और मौसम ठंड का तो मौसम है ही है भाई। साथ ही खबर यह भी है कि धुंध पड़ेगी। अधिकतम जो तापमान रहा वो 22 डिग्री, न्यूनतम 9 और कल का जो अधिकतम रहने के आसार हैं वो 21 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री। और भाई कई हिस्सों में तो शिमला से भी ठंडा हो रहा है। हाँ है ऐसा है प्रीतम भाई। जी भाई एक कंबल की बुक्कड़ नहीं तो दो की मार लेंगे। हाँ पर बात है सारी फसलों की।
फसलों की बाहर डांगर भी देखने पड़े हैं, डांगर डांगरों निकलना की। पड़े हैं। तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और भाई उन भाइयों ने भी दिक्कत है जिन दौरे कंबल एक भी मुश्किल से है, और भाई ख्याल जरूर रखें इस मौसम में अपना और फसल का और अपने पशुधन का। साथ ही भाई कृषि कानूनों के बारे में बात, सरकार के जो कहना है कि किसान भाई कानूनों को देखें और जरूर समझें। हमारी भी यही अपील है कि भाई कानूनों को विस्तृत तौर पे इनको पढ़ें, इनके ऊपर चर्चा करें और समझ करके फिर इसके बारे में कोई बेहतर राय बनाए किसान भाई जी। साथ ही भाई अगली चर्चा आज की वह है तिलहनी फसलों की देखभाल। तिलहनी फसलों में तो प्रीतम भाई ये है कि तोड़िया तो किसान भाई उठा चुके जी और अब तो खेतों में राया और सरसों की फसलें हैं। जी तो उनमें ये है कि देखभाल की बात जहाँ तक है तो उसमें ये है कि भाई मौसम के हिसाब से ना ये जो कीट हैं वो आक्रमण करते ही हैं फसलों करते पे, ही हैं और कई बार भाई काबू नहीं आते, कई बार काबू भी नहीं आते। तो एक एक करके इन कीटों की बात करें। बिल्कुल करनी चाहिए प्रीतम भाई। बालों वाली सुंडी, बाड़ों वाली सुंडी। हाँ सुंडियों में भी नाम अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। बालों वाली सुंडी जो है इसका आक्रमण अक्टूबर और नवंबर से ज्यादा शुरू होता जी। है और आजकल के दिनों में भी है। हाँ हाँ बहुपक्षी कीट है। हाँ इसकी जो सुंडियां हैं पत्तों ने खाजे हैं। शुरू में सुंडियां सामूहिक रूप से रह के फसल को नुकसान पहुंचावे हैं और बड़े होने पे अकेले रह के सारे खेत में फैल जाए हैं और फसल की ऐसी तैसी कर दे हैं, यानी उसको नुकसान पहुंचा दे हैं। तो ऐसे हालांकि अब जो सर्दी आगे बढ़ चुकी जी और अक्टूबर नवंबर का महीने से अब आप आज जनवरी में बैठे हैं, तो फिर भी कहीं अगर सुंडियों का आक्रमण नज़र आवे तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भाई ऐसी पत्तियां जिन पे सुंडियों का समूह हो उनको ख़त्म करें और बड़ी सुंडी हो तो उनकी रोकथाम करनी पड़ेगी दवाइयों से। और दवाई की जब बात है तो क्विनलफास दवाई आधा लीटर ले लें या फिर दवाई दूसरी है मोनोक्रोटोफास, ये दवाई लें तो 250 मिलीलीटर ले लें। और एक और तीसरी दवाई है डाइक्लोरवास 76 EC, ये दवाई लें तो फिर भाई लें 200 मिलीलीटर। पानी धर्मवीर भाई कितना? पानी इनका ये लगा लो कि जितनी दवाई और उसका कह लो कि भी लीटरों में उसका पानी, यानी कि अगर 250 जैसे मान लिया मिलीलीटर 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास ले रहे हो या 500 मिलीलीटर क्विनलफास ले रहे हो या 200 मिलीलीटर डाइक्लोरवास ले रहे हो, इन तीनों दवाइयों में से एक दवाई ले लें जी और 250 लीटर पानी ले लें, घोल बना के। ये घोल 1 एकड़ फसल के लिए काफ़ी रहेगा। फिर बात करें चितकबरे कीड़े की। जी। इस कीट का जो शिशु है और प्रौढ़ है वो हमारे पौधों के अलग अलग हिस्सों में रस चूस के नुकसान पहुंचावे है। जी। पत्तियों पे सफेद धब्बे पड़े मिलेंगे। इसके कारण धूलिया नामक कीट भी इसको कहते हैं, धूलिया आ गया भाई। ज्यादा आक्रमण की अगर स्थिति हो जाएगी तो पूरा पौधा सूखेगा भाई। इसका प्रकोप फसल की उगती हुई अवस्था और कटाई के समय ज्यादा होता है। और इसी तरीके का एक और कीट भी है प्रीतम भाई, उसको आरा मक्खी का है जी। और आरा मक्खी भी ये जो कीट है ये काले रंग की सुंडियां हैं, ये पत्तियों को काट के खावें और इनका भी जो आक्रमण है वो कह लो कि फसल के बोने के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाता है और अक्टूबर में, नवंबर में, कई बार तो दिसंबर में भी आगे बढ़ जाए बात है। तो इस तरह की ये जो कीट हैं, चितकबरा कीड़ा हो चाहे ये आरा मक्खी हो, तो ये तो फसल के जो उगने का समय है, फसल उगने के समय ये 250 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई और 200 लीटर पानी में मिला के इसका अगर छिड़काव कर दे ना प्रीतम भाई जी फसल उगने के समय, जी, तो ये जो है दोनों से ही निजात मिल सकती है फसल को। और भाई अगर कटाई के वक्त हो तो दवाई की मात्रा बढ़ा लें, उसके बाद 200 मिलीलीटर की जगह कर दें 400 मिलीलीटर जी। और पानी की मात्रा भी डबल कर लें भाई, वह भी 400 लीटर मिला के मार्च में भी अगर जरूरत हो तो भी भाई छिड़काव इसका कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छी बात बताई प्रीतम भाई। तो अब एक और आप बीमारी की बात कर लेंगे जी। अगर आप कहो कि बीमारी, तो बीमारी जो है इन तिलहनी फसलों में एक तो लगा है ये फिलोडी मरोडिया जी, और एक बीमारी लगा है इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट।
फिलोडी में और मरोड़िए में जो है पौधे बेढंगे हो जाए हैं, अस्वाभाविक बढ़वार उसमें हो जाए है, जाड़ी सी बन जाए है उसमें, हाँ। और फूलों की जगह पत्तियां सी आ जाए हैं। तो इसके लिए तो सीधी सी इसका उपाय यही है प्रीतम भाई कि कीड़ों को मारने वाली दवाई से इसका छिड़काव करें खेत का, तो फसल के ऊपर, तो इससे निजात मिलेगी। और साथ ही भाई तोड़िए की कोशिश करें कि अगेती बिजाई ना करें। हाँ, वो तो चलो तोड़िए की तो होली और कट भी ली, तो इसलिए अपन ने वो बात अब कहने का भी हमने मतलब ना कोई अगले साल से जी। तो ये जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है प्रीतम भाई, इसमें यह है कि पौधे के जो पत्ते हैं ना और तने और फड़ियों पर गोल भूरे रंग के धब्बे से पाए जाएं जी, और फिर बाद में क्या हो कि ये धब्बे काले रंग के हो जाएं जी, और फिर इनमें गोल छल्ले से नजर आवे जी। इसी तरह एक डाउनी मिल्ड्यू बीमारी भी फुलिया पत्तियों के निचली सतह पे बैंगनी भूरे रंग के धब्बे इसमें पड़े मिले हैं। धब्बों का ऊपरी भाग पीला पड़ जाए है और चूर्ण सा इन धब्बों का बन जाए है। और एक आवे सफेद रतवा, हाँ, तो इसके बारे में बता दो। तने और पत्तियों पे इसमें सफेद और पीले क्रीम रंग के कील से दिखे हैं। अच्छा। तने और फूल बेढंगे आकार के हो जाए हैं और ज्यादा ये पछेती फसल में हुआ है धर्मवीर भाई। तो इन दोनों तीनों बीमारियों का अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो ये है कि अल्टरनेरिया ब्लाइट, फुलिया और सफेद रतवा, जी, इनकी रोकथाम करने के लिए पहली फसल के जो बचे हुए अवशेष हुए ना खेत, उनको खत्म करना चाहिए एक तो प्रीतम भाई जी। और फिर भी बीमारी के लक्षण आते ही दवाई है मैनकोजेब जी, या कह लो एंडोफिल M45 जी, या बाजार में कह लो डाइथेन M45, जी। तो ये दवाई ले लें 600 ग्राम और 250 से 300 लीटर पानी में मिला लें इसको जी, और फिर इसके जो है छिड़काव करें फसल पे। जरूरत पड़े तो फिर 15 दिन के अंतर पे फिर छिड़काव कर दें जी। और 15-15 दिन के अंतर पे छिड़काव करें तो इन बीमारियों से भी हम अपनी फसल को, सरसों की फसल को बचा के और अच्छा मुनाफा कमा सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो भाई इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है प्रीतम भाई। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है?